नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष पुनः जयशंकर प्रसाद के आंसू गीति काव्य के चयनित अंशों की व्याख्या को लेकर उपस्थित हूँ। जयशंकर प्रसाद की आंसू गीति काव्य की व्याख्याएं कर रहे हैं जो कि पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। जयशंकर प्रसाद का जो आंसू गीति काव्य है, इसमें वेदना के साथ ही सौंदर्य एक प्रधान गुण है। यह सौंदर्य नारी का सौंदर्य भी है, कल्पना का भी, विचारों का भी और भाषा शैली का भी। यूँ आंसू में नारी आलंबन के रूप में है, लेकिन प्रसाद जी की नारी, जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में बताया था, वो नायिका या उनकी जो नारी है रीतिकालीन कवियों की नायिका से बिल्कुल भिन्न है। कहीं कुछ साम्य भले ही हमें मिल जाए, लेकिन उन प्रसाद की नारी में और रीतिकालीन नारी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क हमें साफ साफ दिखाई देता है। जहाँ रीतिकालीन कवियों की नायिका के वर्णन में स्थूलता और ऐन्द्रियकता की गहरी छाप हमें दिखाई देती है, वहाँ जयशंकर प्रसाद के काव्य में इसका सर्वथा अभाव है। आंसू में भी जयशंकर प्रसाद नखशिख वर्णन कर रहे हैं। नखशिख वर्णन करते हुए भी इसमें हमें कहीं भी शारीरिक अंगों का, या कह सकते हैं वर्णन में कहीं भी स्थूलता हमें दिखाई नहीं देती है। जयशंकर प्रसाद के नखशिख वर्णन में भी स्थूलता कहीं दिखाई नहीं देती है। देखिए, हम आगे नखशिख वर्णन प्रसाद का कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। काली आँखों में कितनी यौवन के मद की लाली, मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। तो यहाँ पर कवि प्रसाद कह रहे हैं, बहुत ही अपने प्रेम पूर्वक अपनी प्रियतमा का नखशिख वर्णन कर रहे हैं, नख से शिख तक। तो प्रारंभ किया है इन्होंने यहाँ पर, जिसमें कि विधु को बांधा था, विधु को किसने, विधु चंद्रमा, इन काली जंजीरों से। कल्पना कर रहे हैं प्रसाद जी, सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि प्रियतमा के उस विधु जैसे, चंद्रमा जैसे मुख को काली जंजीरों से किसने बांधा है। अर्थात प्रियतमा के सिर पर, उनके चेहरे के ऊपर जो काले काले केशों की लटें हैं, उन काली केशों की लटों को उन्होंने जंजीरों के समान बताया है। तो बोल रहे हैं कि उन काले केश रूपी जो जंजीरें हैं वो ऐसे लग रही हैं मानो विधु को, चंद्रमा को किसी ने काली जंजीरों से बांधा हो। और उन काली जंजीरों पर जो मांग निकली हुई है, जो मांग निकालती हैं स्त्रियां, उस मांग पर मोतियों की माला सजी हुई है। तो आगे मोतियों की, या कह सकते हैं हीरो की, नगीनों की माला सजी हुई है। तो प्रसाद कल्पना कर रहे हैं कि चंद्रमा के मुख को काली जंजीरों से बांध करके उस पर किसने मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। कि फणियों का मुख, जैसे जो काला जो सांप होता है, सर्प होता है, काला सर्प एक मणि लिए हुए होता है, एक मणि उसके पास में होती है। तो ऐसा लग रहा है मानो ये जो काली लटें हैं, जो जंजीरें हैं, वो वास्तव में काला सांप भी लग रहा है। तो काला सांप, जिसको कि फणीधर कहते हैं, इस फणी के मुख में वो जो एक लट निकल रही है, एक जो मांग निकली हुई है, वो मांग इनको सर्प के जैसे लग रही है कि इस सर्प को एक मणि की जगह, एक हीरे की जगह किसने इस फन को बहुत सारे हीरों से भर दिया है। काले बालों को जंजीरों की उपमा देते हुए इन्होंने उस मांग जो निकली है
उसमें जो मोती भरे हुए हैं या नग भरे हुए हैं, उस नग की सर्प से तुलना करते हुए कह रहे हैं कि सर्प के मुख में तो एक ही फणी होती है, एक ही मणि होती है उसके फण में, लेकिन यहाँ पर तो ये पूरा मुख जो है वो हीरों से भरा हुआ है। तो बहुत ही सुंदर कल्पना यहाँ पर कवि ने की है। काली आँखों में कितनी यौवन के मद की लाली, मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। कि और फिर आगे बोल रहे हैं, बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है कि प्रिया के जो काले नेत्र हैं, उन काले नेत्रों में जो यौवन के मद की लाली है, यौवन का जो एक गर्व होता है, एक जो मान होता है, अभिमान होता है, उससे इस यौवन में मद की लाली आ गई है, प्रेम की लाली आ गई है कि प्रिय की जो काली काली जो आँखें हैं उसमें यौवन से अनुराग की जो लालिमा है वो भी भर गई है। मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। और ऐसे लग रहा है मानो उस आँखों की मणि में, माणिक में किसी ने नशीली नशा भर दिया है, मदिरा भर दी है कि वो नीलम की प्याली जैसी जो उसकी आँखें हैं, नीलम की सुंदर नीलम मणि की जैसी, मण की और मानिक जो तारा है आँखों का, तो ये दोनों ऐसे लग रहा है मानो किसी ने उसमें नशा भर दिया हो, उस नशे से उसकी आँखें लाल लाल हो रही हों। मानिक रूपी मदिरा से किसी ने उसकी नीली आँखों को भर दिया हो, मतलब उसकी जो आँखें लाल हैं उसकी इन्होंने माणिक से तुलना की है, और जो उनकी नीली आँखें हैं उसकी नीलम से तुलना की है। ये से लग रहा है मानो उसकी नीलम जैसी आँखों में किसी ने नीलम जैसी प्याली में माणिक के समान लाल रंग की मदिरा भर दी हो। फिर आगे पूछता है प्रसाद, प्रश्नवाचक वो लगा रखा है कि ऐसे सौंदर्य की रचना आखिर किसने की है, इतने अनुपम सौंदर्य की, नायिका के सौंदर्य की रचना आखिर किसने की। तो यहाँ पर हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि जो नायिका है उसकी मांग हीरो से भरी हुई है, और अब उसके शायद विवाह हो गया है, तो ऐसे में कवि से बिछड़ जाने के कारण स्मृति मात्र ही कवि के हृदय में रह गई है। तो यहाँ पर इस काव्य में कवि के प्रेम का आलंबन एक नायिका ही है जो कि हमको दिखाई दे रही है, लेकिन उसका सौंदर्य वर्णन करते हुए प्रसाद कहीं भी वासना से परिपूरित नहीं लगते। तिर रही अतृप्ति जलधि में, नीलम की नाव निराली, काला पानी वेला सी है अंजन रेखा काली। अंकित कर क्षितिज पटी को तुलिका वरोनी तेरी, कितने घायल हृदयों की बन जाती चतुर चितेरी। कवि आगे बढ़ कर के कह रहे हैं, यहाँ पर कवि ने प्रिया के जो आँखों की काली रेखा है, उस काली रेखा की, नेत्रों की काली रेखा की सुंदरता का वर्णन किया है। काले नेत्रों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, तिर रही अतृप्ति जलधि में, नीलम की नाव निराली। कि तुम्हारे सुंदर काले नेत्रों को देख करके ऐसे लगता है मानो अपार सागर में नीलम की निराली नाव तैर रही हो। नीलम की नाव मतलब जो काला, आँखों के अंदर जो काला तारा है, उस काले तारे को उन्होंने नीलम की नाव की संज्ञा दी है कि जो तुम्हारे नेत्र हैं वो सागर के समान हैं, उन सागर के समान नेत्रों में नीलम रूपी जो तारा है, जो नीलम की नाव है, जो तारा है वह तैर रहा है, तैरता हुआ लग रहा है। तो उसके नेत्रों पर, और उसके काला पानी बेला सी है अंजन रेखा काली, कि उसके नेत्रों पर जो काजल की काली रेखा लगी हुई है, काजल लगा हुआ है, वह रेखा और उसके मध्य में जो चमकती हुई बरौनी है वो काले पानी में स्थित घड़ी की तरह
दिखाई दे रही है। काला पानी का यहाँ पर उन्होंने उपमान लिया है कि जैसे जल घड़ी लगती है, काले पानी में स्थित घड़ी लगती है, वैसे ही वो काला जो अंजन है, काला जो काजल है, वह उस काली रेखा के जैसे लग रही है, काला पानी की रेखा जैसी लग रही है। तो प्रियतमा के जो नेत्र हैं वो अतृप्ति का सागर है। अतृप्ति का सागर क्यों कहा है कवि ने? क्योंकि इनको कितना भी देख लो, इनको निरंतर देखने की जो उत्कंठा है, उनको देखने की जो आसक्ति है, वह उत्कंठा कम ही नहीं होती। तो यहाँ पर बड़ा ही सुंदर चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। आगे कवि कहता है, अंकित कर क्षितिज पटी को तुलिका बरौनी तेरी, कितने घायल हृदयों को बन जाती चतुर चितेरी। कि हे प्रिय, तुम्हारे नेत्रों के सौंदर्य को जो क्षितिज पटी, जो तुम्हारी बरौनियाँ हैं, ये बरौनियाँ पलकों के चित्रपट पर चतुर चित्रकार की तरह है सुंदर नेत्रों का चित्र अंकित कर देती है और कितने ही घायल हृदयों की चतुर चितेरी बन जाती है। अर्थात कितने ही जो लोग हैं, चित्रकार हैं, वो वास्तव में तुम्हारे तुलिका रूपी बरौनी को देख कर के घायल हुए हैं और घायल हृदय ही तुम्हारी इस तुलिका रूपी बरौनी की तुलिका लेकर के चित्र अंकित करने वाले बन गए हैं। कि ऐसे सुंदर नेत्रों की जो तुलिका है, बरौनियों की जो तुलिका है, वास्तव में उससे घायल होकर के ही बहुत घायल हृदय चतुर चितेरे बन गए हैं, चित्रकार बन गए हैं। कि वास्तव में तुम्हारे क्षितिज पट पर जो बरौनियाँ हैं, उन बरौनियों से घायल होकर के कितने ही हृदय चतुर चित्रकार बन गए हैं। तो यहाँ पर बड़ा ही सुंदर वर्णन इन्होंने छायावादी शैली में किया है प्रेमिका के नेत्रों का, कि जो ये बरौनियाँ हैं, यही चतुर चित्रकारों की तुलिका बन गई है। मानवीकरण अलंकार है, रूपक अतिशोक्ति अलंकार भी हमको यहाँ पर दिखाई देता है। कोमल कपोल पाली में सीधी साधी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भौं में बल देखा। कवि कह रहे हैं, वही सौंदर्य का वर्णन चल रहा है। अब यहाँ पर कोमल कपोल जो हैं, गाल जो हैं, उनको उन्होंने गालों की पाली, गाल रूपी जो भित्ति है, उसका वर्णन इन्होंने किया है। सौंदर्य वर्णन चल रहा है कि जो प्रियतमा है, प्रियतमा के कपोल की पाली में जो सीधी साधी स्मित रेखा है, स्मित रेखा मुस्कुराहट की जो रेखा है, वह इतनी सीधी और सुंदर लग रही है कि लग रहा है कि इसमें कहीं वक्रता आ ही नहीं सकती। लेकिन जानेगा वही कुटिलता जिसने भौं में बल देखा। लेकिन इसकी कुटिलता को वही जान सकता है जिसने कि नायिका के भौं में उसकी वक्रता को देखा हो। उनकी जो नायिका की जो भवें हैं, वो बंकिम रूप लिए हुए हैं, बहुत ही तिरछा रूप लिए हुए हैं, बंकिम छवि है या वक्र स्वरूप है। तो बोल रहे हैं कि उसके सुंदर निश्चल जो गाल हैं, कपोल हैं, वो बहुत ही सुंदर होठ लिए हुए हैं, स्मित रेखा ली हुई है, सीधी सादी सरल स्मित की मुस्कुराहट की रेखा लिए हुए हैं। तो इतनी सीधी और सरल दिखने वाली नायिका की कुटिलता या उसकी जो वक्रता है, उसको हम उसके भावों में ही देख सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर वर्णन भावों का किया है कि जितनी सरलता उसकी स्मित पर है, उसकी मुस्कुराहट में है, उतनी ही वक्रता या वंकिमता उसकी भावों में है। आज हम इतना ही करेंगे, कल इसी कड़ी को अगले व्याख्यान में बढ़ाएंगे। धन्यवाद।